दोस्तों, रेलवे जॉब क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो ध्वनि पार्ट 3 से संबंधित है, यानी ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका संपूर्ण ध्वनि चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिससे आप अधिक प्रश्नों को टच कर पाएंगे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में किस विधि या वस्तु द्वारा प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन ए गाल्टन सीटी, यहां पे गाल्टन सीटी होगा। बी नंबर पीजो दाब, सी है वैद्युत प्रभाव और डी है इनमें से सभी। दोस्तों, प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम गाल्टन ने अपने सीटी का प्रयोग किया था, जिसको हम लोग गाल्टन सीटी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पीजो दाब से भी हम लोग वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और वैद्युत प्रभाव से भी हम लोग जो प्राश्रव्य तरंग है उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब गाल्टन सीटी, पीजो दाब और वैद्युत प्रभाव, इन तीनों से प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, डी नंबर है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में प्राध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान कितना होता है? सबसे पहले समझेंगे कि पाराध्वनिक क्या है और मैक संख्या क्या है। पाराध्वनिक चाल कहते हैं जब किसी वस्तु की चाल यानी हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाए, उसे हम लोग पाराध्वनिक चाल कहते हैं। हवा में जो ध्वनि का चाल होता है दोस्तों, वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? हवा में ध्वनि की चाल। यानी मान लीजिए दोस्तों कि हवा में कोई वस्तु है, उसका चाल मान लीजिए 340 है। ठीक है, और ध्वनि की चाल क्या होती है हवा में? 332 होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 332 से ज्यादा हो गया वस्तु की चाल, तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे? पराध्वनिक चाल बोलेंगे। यानी जब किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाए, उसे हम लोग पराध्वनिक चाल कहते हैं। और मैक संख्या पावर फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, किसी वस्तु की चाल बटा हवा में ध्वनि की चाल। किसी वस्तु की चाल बटा हवा में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, पाराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का जो मान होता है वह दोस्तों क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। लेकिन अगर 1 से अधिक होगा मैक संख्या का मान, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अति पाराध्वनिक चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अति पाराध्वनिक चाल कहेंगे। यानी जब मैक संख्या का मान 1 होगा तो उसे हम लोग पाराध्वनिक चाल कहेंगे, लेकिन मैक संख्या का मान 1 से अधिक होगा तो उसे हम लोग अति पाराध्वनिक चाल कहेंगे। प्रश्न नंबर 3, सुनी हुई ध्वनि, 2 नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, गलत टाइपिंग हो गया है। ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है? दोस्तों, किसी भी सुनी हुई ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो हमारे मस्तिष्क में लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है ना। इसे हम याद रखेंगे। इसी हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति निर्बंध कहते हैं। इसी प्रश्न पूछ सकता है, श्रुति निर्बंध कहते हैं। यानी किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क तक 1/10 सेकंड तक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति निर्बंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? कहते हैं हम जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराकर बार बार सुनी जाने वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? प्रतिध्वनि है ना। प्रतिध्वनि मतलब किसी परावर्तक सतह से टकराकर बार बार सुनी जाने वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। और परावर्तक सतह तथा श्रोता के बीच की दूरी जो है वो कम से कम 16.5 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, है ना। 16.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में कभी कभी 17 मीटर भी देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? बी नंबर होगा। प्रश्न नंबर 5, सोनार तकनीक में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सोनार क्या है पहले ये समझेंगे हम। सोनार एक तकनीक है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यानी सोनार तकनीक में हम लोग प्रतिध्वनि का ही उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रतिध्वनि का ही उपयोग करते हैं।
प्रतिध्वनि को क्या करते हैं हम लोग, समुद्र की गहराई में छुपी हुई वस्तु का, जैसे कि पनडुब्बी हो गया या इत्यादि हो गया, पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए समुद्र है और ऊपर में जहाज है और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि छोड़ते हैं। अगर वस्तु टकरा के वापस चली आती है या इधर सामने मारते हैं, टकरा कर चली आती है, तो क्या होता है, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर में कोई वस्तु या सामने में कोई वस्तु है। तो इसी तकनीक को हम लोग सोनार कहते हैं। तो प्रश्न क्या था यहाँ पर कि सोनार तकनीक में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा प्रतिध्वनि। प्रश्न नंबर 6, ध्वनि का पतला होना किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये समझेंगे दोस्तों कि ध्वनि का पतला होना क्या कहलाता है। ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि का पतला तथा मोटा होना समझा जाता है, उसे हम लोग ध्वनि का क्या कहते हैं दोस्तों, तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तारत्व। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में पिच भी कहेंगे, तारत्व। ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि का पतला तथा मोटा होना समझा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं या पिच कहते हैं, पिच कहते हैं। तो दोस्तों अगर ध्वनि पतली होगी तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। यानी ध्वनि का जो तारत्व होता है दोस्तों, वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब अगर आवृत्ति अधिक होगा तो उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और आवृत्ति का बढ़ना, तारत्व का बढ़ना, ध्वनि का क्या होना, पतला होना। क्या होना, पतला होना। और आवृत्ति का घटना, तारत्व का घटना, ध्वनि का मोटा होना। ध्वनि का मोटा होना मतलब आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, ध्वनि पतला होगा। आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा, ध्वनि मोटा होगा। यहाँ पूछ रहा है ध्वनि का पतला होना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति का अधिक होना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, तारत्व का अधिक होना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एवं बी दोनों, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। मतलब जो पतली ध्वनि होती है उसका आवृत्ति भी अधिक होता है और तारत्व भी अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी एवं बी दोनों। मच्छर एवं शेर की दहाड़ में किसका तारत्व एवं आवृत्ति अधिक होता है। दोस्तों मच्छर एवं शेर में जो क्या होता है, मच्छर का जो आवृत्ति होता है वह अधिक होता है, इसी कारण उसका तारत्व भी अधिक होता है और उसका आवाज क्या होता है मच्छर का, शेर की अपेक्षा पतला होता है ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसी तरह वयस्क एवं बच्चों में बच्चों की आवाज का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। इसी तरह स्त्री तथा पुरुष में स्त्री की आवाज का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इसका स्त्री की आवाज का आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है ना। एग्जाम में पूछता है कि स्त्रियों की आवाज का पतलापन किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे। आवृत्ति उनका अधिक होता है, इसी का उनका आवाज भी पतला होता है। ध्वनि का वह गुण जिससे किसी ध्वनि का धीमा तथा तेज समझा जाता है कहलाता है। ध्वनि का वह गुण, इसका आंसर दोस्तों होगा सही, वो होगा तीव्रता होगा। यानी तीव्रता ही ऐसा गुण है जिसमें ध्वनि का धीमा तथा तेज, पतला तथा मोटा बोलेगा तो तारत्व हो जाएगा, लेकिन अगर धीमा तथा तेज होगा तो वह ध्वनि का तीव्रता गुण कहलाएगा। इसी को हम लोग तीव्रता या प्रबलता कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं, इंग्लिश में इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी कहेंगे दोस्तों। तीव्रता या प्रबलता या इंटेंसिटी कहेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, तीव्रता। निम्न में किस ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो दोस्तों ध्वनि का जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, वो उसके आयाम पर निर्भर करता है। तो जो ध्वनि का जिसका आयाम ज़्यादा होगा, अगर आयाम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ध्वनि का क्या होगा, ध्वनि ज़्यादा तेज होगा, और आयाम कम होगा, ध्वनि ज़्यादा धीमा होगा। यानी प्रबल मतलब ज़्यादा ध्वनि का जो आयाम क्या होता है वो तेज होता है। मतलब आयाम ज़्यादा अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी, मतलब तेज होगी। और आयाम कम होगा, ध्वनि क्या होगा, मंद होगा, है ना। तो आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि भी अब तेज होगी, मतलब प्रबल होगी, और आयाम कम होगा तो ध्वनि मंद होगी, धीमी होगी। और दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता स्तर होती है, याद रखेंगे, वो बेल या डेसिबल में मापी जाती है ना। ध्वनि की जो तीव्रता की जो माप होती है उसको बेल या डेसिबल या तो बेल या तो डेसिबल में उसको हम लोग मापते हैं। किसको, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को। प्रश्न नंबर 10,
एक बेल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक बेल बराबर 10 डेसिबल के बराबर होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण बोलचाल में ध्वनि की तीव्रता कितना डेसिबल तक उपयोग में आती है? दोस्तों साधारण बोलचाल में हम लोग 30 से 60 डेसिबल के ध्वनि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 WHO के अनुसार कितने डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? तो दोस्तों 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है होती है वह मानव स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। ये किसके अनुसार है? WHO के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कितने डेसिबल से अधिक वाले ध्वनि को शोर कहा जाता है? दोस्तों जो 90 डेसिबल होती है, 90 डेसिबल से अधिक आवृत्ति वाले 90 डेसिबल से अधिक वाले ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? शोर कहते हैं। तीव्रता वाले ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? शोर कहते हैं, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गायकों की आवाज विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर किसके कारण होता है? तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के गायक जो होते हैं, अलग अलग सिंगर जो होते हैं, उनकी आवाज में अलग अलग अंतर पाया जाता है। किसी का आवाज अलग होता है, किसी का आवाज उससे अलग होता है ना। और अलग अलग जो वाद्य यंत्र है, सितार है, गिटार है, उन सब की आवाज में कुछ ना कुछ अलग अंतर होता है। ढोलक हो गया, तो ये सब जो है गुणवत्ता यानी क्वालिटी, इसी कारण हम लोग पता करते हैं दोस्तों। जो गुणता जो क्वालिटी होता है दोस्तों वो अधिक स्वर पर निर्भर करता है। अधिक स्वर पर यानी ओवर टोन पर दोस्तों ये निर्भर करता है। कौन? गुणता या क्वालिटी। प्रश्न नंबर 15, हल्के पुलों पर सिपाहियों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुनाद के कारण। दोस्तों अनुनाद क्या है? अनुनाद कहते हैं कि जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति उसके चालक बलों की आवृत्ति के बराबर हो जाए। मतलब दोस्तों मान लीजिए एक पुल है, अब पुल हिलने वाला पुल है, तो इसका कुछ ना कुछ आवृत्ति होगा, मतलब आयाम, उससे आयाम उत्पन्न होगा, और कोई वस्तु है उसका आयाम होगा, तो दोस्तों क्या होगा? दोनों का आयाम क्या होगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। तो वस्तु क्या होगा? अधिक आयाम करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों? अधिक आयाम करने से पुल पर या वस्तु पर जो नीचे जमीन में है अधिक जोर पड़ेगा, वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो टूट सकता है। इसी कारण हल्के पुलों पर सिपाहियों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि क्या होगा? वहां पे अनुनाद की घटना होगी और वहां पे कुछ पुल टूट सकता है या कुछ नीचे लोग गिर सकते हैं, इसी कारण मना किया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा पुल अनुनाद के कारण टूट गया था? दोस्तों इसी अनुनाद की घटना के कारण ही दोस्तों यूएसए का जो ट्रेकोमा नामक पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तानसेन की गाना से कांच की खिड़कियों का टूट जाना किस घटना का उदाहरण है? तो अनुनाद के कारण ही तानसेन ने जो गाना गाया था उससे कांच की खिड़कियां क्या हो गई थी? टूट गई थी। इसके अलावा अनुनाद के और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि रेडियो के अलग अलग जो प्रसारण होते हैं उससे जो आवाज़ निकलती है वह भी अनुनाद के कारण होता है। ज्वालामुखी कभी कभी बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है, वो भी अनुनाद के कारण ही होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सामने आती हुई ट्रेन के नजदीक जाने पर उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, या किस प्रभाव का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे यह होगा दोस्तों, यह किस प्रभाव का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? जब स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो क्या होता है? होने के कारण क्या वस्तु की जो आवृत्ति होती है उसमें एक आभासी परिवर्तन आता है। मतलब कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि मान लीजिए ट्रेन है, आप कोई वस्तु है या कोई आदमी है, वो ट्रेन के जैसे से नजदीक जाएगा ना, तो वो क्या होगा दोस्तों? उसका आवृत्ति में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, मतलब उसके आवाज़ क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे दूर जाएगा दोस्तों ट्रेन और वस्तु, तो वो क्या होगा? उसके आवाज़ में थोड़ा थोड़ा कमी आएगी। मतलब इसकी घटना को ही हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही आवाज़ धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है जब दूर वस्तुओं के नज़दीक या दूर जाने पर, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।